पर ये स्टार्ट हो रही है, अभी फाइनल क्लास है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सम बेसिक फॉर्मूले, उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मूले, उसके बाद लॉजिकल फॉर्मूले, उसके बाद ये हमारा कोर्स यहाँ का आज की क्लास का खत्म हो जाएगा। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूले ले लेता हूँ एक्सेल के। मेरे पास अगेन ये शीट है, यही शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ टाइम के बाद। देखो यहाँ पर ये हमारे पास 4 स्टूडेंट्स है, ये इनका स्कोर है सब्जेक्ट 1 2 3 4 का। हमको इन बच्चों को टोटल निकालना है, एक एक करके टोटल हम निकाल सकते हैं। एक एक सेल सेलेक्ट करो, निकाल लो। एक साथ निकालना है तो एक साथ सारे सेल सेलेक्ट कर लो। एक ही सेल में फॉर्मूला टाइप करना है, आपको सब में आ जाएगा। तो मेरे को टोटल करना है तो फॉर्मूला होता है सम। जिस डाटा को टोटल करना है वो डाटा सामने से सिलेक्ट कर लो। अब आपको ना एंटर नहीं करना है, कंट्रोल एंटर करना है, सभी में उत्तर एक झटके से आएगा। ठीक है। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि एंटर और कंट्रोल एंटर में क्या फर्क होता है, तो अब आपने फर्क देख लिया है, यही फर्क आपको वहां पे बताना है। ठीक है। अब हमें मैक्स वैल्यू पता करनी है कि हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स का मैक्सिमम स्कोर क्या रहा, जो मैक्सिमम स्कोर था। आप फॉर्मूला मैक्स लगाएंगे तो ये जो है ना, ये बड़ी वैल्यू ढूंढ के देता है। एक का करना है, बाकी का अपने आप आएगा, कंट्रोल एंटर। फॉर्मूला गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ लगाया मैक्स और हमें ये वैल्यू देनी है। अभी मैंने सिंगल सेल में लगाया तो इसी में उत्तर आएगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है। अब मुझे ड्रैग करना पड़ेगा। हाँ। तो इसमें टाइम लगता है ना, आसान है, एक साथ ले लिया करो। ठीक है। हाँ। अभी हम मिनिमम वैल्यू पता करते हैं। मिनिमम जो फंक्शन होता है ये छोटी वैल्यू ढूंढ के देता है। अब इस लिस्ट में जो नंबर सबसे छोटा है वो आएगा, तो इसका उत्तर कितना बनेगा, 22। अब सभी का बन जाएगा। देखिए, अगर मुझे बच्चों के एवरेज नंबर पता करने की, क्या एवरेज नंबर है, तो फॉर्मूला रहेगा एवरेज। बहुत ही सीधे सीधे फंक्शन है, कोई भी उतार चढ़ाव है ही नहीं, आपको सीधा सीधा फंक्शन पुट करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको प्रोडक्ट करना सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, उनका प्राइस है, क्वांटिटी है। तो मुझे इसका टोटल निकालने के, टोटल कितना खर्चा आया सभी प्रोडक्ट का। तो सभी प्रोडक्ट का टोटल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले एक एक प्रोडक्ट का टोटल करना होगा, तभी टोटल निकलेगा, वरना ग्रांड टोटल निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो क्या करना है हमें, पहले एक एक करके सभी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट, और इसके अंदर ये रेंज में पिक कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड वी गॉट एन आंसर। अब बाकी का आंसर निकालने के लिए आप ड्रैग कर दो। अब यहाँ पे ग्रांड टोटल निकालना है, सम नाम का फॉर्मूला होता है, और सम करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट इक्वल टू, दबा दोगे तो भी हो जाते हैं, लिखना ही नहीं पड़ेगा। ऑल्ट इक्वल टू एक ऑटो सम होता है, ये आ गया उत्तर। ठीक है। अच्छा, कंपनी में जब इंटरव्यू देने गए तो कंपनी वाले इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, इनका प्राइस है, क्वांटिटी है, इस पे टोटल कितना खर्चा है, निकाल के दिखाओ। आप इसी तरीके से निकाल के दिखाओगे। कंपनी ने आपसे पूछा कि आपको एक एक प्रोडक्ट का टोटल नहीं निकालना है, डायरेक्ट कंप्लीट टोटल निकालो, तो कैसे करेंगे। तो इस केस में आपको प्रोडक्ट भी करना है और उनका सम भी करना है ना। एक ही फॉर्मूले से ही काम हो जाएगा, आपको उठा पटक नहीं करना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप एक नया फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसका नाम होता है सम प्रोडक्ट। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पहले प्रोडक्ट हो जाएगा डाटा, बाद में सम हो जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर प्राइस की पूरी लिस्ट एक साथ सिलेक्ट करनी है, क्वांटिटी की पूरी लिस्ट एक साथ सिलेक्ट करनी है, ऑटोमेटिकली आपको आंसर देगा। आंसर को सामने से प्रेडिक्ट कर दीजिए, देख लीजिए सेम आंसर है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये आंसर खराब हो सकता है, ये खराब नहीं होगा। ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं काउंट फंक्शंस की। ठीक है। अब लॉजिकल फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सम बेसिक फॉर्मूले समझ में आ गए। अच्छा, कुछ बेसिक फॉर्मूले लाइक पावर निकालने हैं आपको, पावर ऑफ अ नंबर, पावर ऑफ एनी नंबर। ठीक है। मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि आप 2 की पावर 5 निकाल के दिखाइए, 2 की पावर 5 आप निकाल के दिखाइए। तो हम उसको 2 की पावर 5 को निकालेंगे कैसे, सो दैट इज पॉइंट। उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है पावर नाम का। लिखना है 2, 2 की पावर कितनी 5, तो 2 की पावर 5 होता है 32। ठीक है। किसी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है SQRT। और स्क्वायर रूट किसका निकालना है, मान लीजिए 49 का, तो इसका उत्तर आएगा 7। तो ये चीज हम यहाँ पे लगा सकते हैं, समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं काउंटिंग फॉर्मूले में। मानकर चलो ये आपके पास डाटा सेट है, इस पूरे डाटा सेट में हमको ये पता करना है कि कितने सेल ब्लैंक हैं, कितने सेल खाली है वो ढूंढना है।
तो उसके लिए फंक्शन होता है काउंट ब्लैंक। आप उसको रेंज दे दीजिए, उस रेंज में जितने भी सेल खाली होंगे उनको ढूंढ ढूंढ के बताएगा आपको एक झटके से। 4 सेल खाली थे, चारों पता लग गए। अगर मान लीजिए इस डाटा सेट में आपको उल्टा काउंट करना है, यानी वो सेल काउंट करने हैं जो ब्लैंक नहीं है, ठीक है, काउंट ऑल। इसके लिए फॉर्मूला होता है काउंट ए। आप ये डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, इस डाटा सेट में जो सेल्स ब्लैंक नहीं होंगे वो उन्हें बता देगा 46 संख्या। अगर कोई कंपनी आपको बोलती है कि इस डाटा सेट के अंदर सभी सेल्स को काउंट कीजिए, चाहे वो खाली हो चाहे वो भरे हो, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे काउंटा प्लस काउंट ब्लैंक। काउंटा नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा और काउंट ब्लैंक ब्लैंक को करेगा, दोनों को ऐड करने के 50 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब अगला फॉर्मूला, अगर आपको कोई डाटा रेंज दे दी जाए, कोई भी डाटा सेट दे दे और उसमें आपको बोले कि कितने सेल ऐसे हैं जहां पर नंबर्स हैं, यानी कितने सेल्स में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करनी है आपको, ठीक है। तो न्यूमेरिक डाटा काउंट करने के लिए फॉर्मूला होता है काउंट। ये सिर्फ नंबर्स काउंट करता है। इसको समझने के लिए मैं छोटा डाटा सेलेक्ट करता हूँ ताकि आप वेरिफिकेशन कर पाए। मैंने ये डाटा सेलेक्ट करा है, इन 10 सेल्स में, टोटल ये 10 सेल हैं, इन 10 सेल्स में 4 सेल ऐसे हैं जिनमें नंबर्स हैं। अगर आप इसे रन करेंगे तो 4 आएगा इसको, समझ गए? इसी तरीके से अगर मैं पूरे सेल्स को सिलेक्ट कर लूं तो ये मेरे को एक्यूरेट जानकारी दे देगा कि कितने सेल्स में नंबर हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि S1 S2 नंबर में काउंट हुआ है तो गलत सोच रहे हैं, ये टेक्स्ट में काउंट होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक फॉर्मूले। इसमें कोई डाउट है? ऑनलाइन क्लास अपने आप से भाई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। मैंने बार बार आपको ये बात बोली है, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में जाते हैं ना, ना तो उनकी आवाज आती है ना सुर सुर होता, कुछ भी नहीं आता है वहाँ पर साइड में, तो हमें खुद पता ही नहीं चलता है वो सामने है भी कि नहीं है। वो झूठे को भी सवाल नहीं पूछते हैं, एक झूठे को गलती से माइक ऑन हो जाए सवाल का, ऐसा भी कुछ होता नहीं है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कोई भी दिक्कत हो तो अपना माइक ऑन करके पूछ लेना भाई। रैंक देखो, अगर देखिए मान लीजिए आपको इसकी रैंक निकालनी है, ठीक है, किस बच्चे की क्लास में क्या रैंक आई है, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा रैंक, सामने से डाटा लोगे, उसके बाद रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस मतलब टोटल डाटा, तो टोटल डाटा ये होगा, इसमें कंपेयर करना है। इस रेंज को मैं लॉक कर दूंगा, क्योंकि रेंज जो रेफरेंस की है 4 नंबर की, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ड्रैग करूंगा ना मैं थोड़ी देर के बाद, और जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने लॉक कर दिया। लास्ट क्लास में रेफरेंस सिखाया था मैंने आपको, अगर मैं इसको लॉक नहीं करूंगा और इसको ड्रैग करूंगा तो रेफरेंस भी तो नीचे आएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। रेफरेंस तो चेंज नहीं करना ना, हमेशा बच्चों का जो मार्क है, जो रैंकिंग है, वो इन्हीं 4 में कंपेयर होना चाहिए, इसलिए मैंने रेफरेंस को लॉक कर दिया। पहले को लॉक क्यों नहीं करा? क्योंकि वो तो चेंज होना चाहिए। अभी आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी मैं एंटर करूंगा वी गॉट एन आंसर, थर्ड पोजीशन है इसकी, बाकी सबका निकलेगा। अब मैं किसी एक पर क्लिक करके दिखाता हूँ, देखना बच्चे का पहला वाला नंबर तो सरक के यहाँ आ जाएगा, लेकिन रेंज यहीं की यहीं रहेगी, देखो ऐसा में। अगर मैंने रेंज को लॉक नहीं किया होता तो वो क्या होता, वो भी देख लो तो आप लोगों को पता लगे गलती क्या होती। अगर आप ऐसे करके छोड़ देते, बच्चे का टोटल काउंट करते, तो गलत उत्तर आता। मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ, देखो रेंज नीचे गई, गया वो लाल वाला बक्सा, रेफरेंस का चक्कर है। हाँ, तो ये जो एब्सोल्यूट है, रेफरेंस है, जो भी रेफरेंस होता है कब कहाँ लगेगा, ये चीज तुमको डिसाइड करनी है, इसीलिए तुमको सिखाया गया था, रटवाया नहीं गया था। अब वो बच्चा जो सीख ही नहीं पाया, जिसको दिक्कत है, वो बेटा जिंदगी भर दिक्कत का सामना करता रहेगा। समझ में आ गया? इसीलिए सिखाया गया था, रटवाया नहीं गया था आप लोगों को। ये कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर आपको एक शीट दिख रही होगी, ठीक है, और इस शीट में आपको कुछ डाटा दिख रहा होगा। इसमें मैंने हर तरह के नंबर लिए हुए हैं, नंबर से खेलना सिखा रहे हैं आपको। इसमें हर तरह के नंबर लिए हुए हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, खाली, हर तरह के, जीरो भी ले रखा है। आपको इस पूरे डाटा सेट में वो नंबर काउंट करने हैं जिनकी वैल्यू 50 से बड़ी है या बराबर है। तो एक एक करके तो काउंट नहीं करोगे आप, तो कोई तरीका होगा। तो यहाँ पर आप लगाएंगे एक लॉजिकल फंक्शन काउंट इफ। आपको काउंट करना है किसी कंडीशन के आधार पे, और कंडीशन कितनी है? एक। तो जब एक कंडीशन होती है तो काउंट इफ लगता है, लेकिन अगर कंडीशन 2 हो या उससे ज्यादा हो तो काउंट इफ्स लगेगा। अभी कंडीशन कितनी है? एक है, तो फॉर्मूला लगा दो काउंट इफ। क्या पूछ रहा है पहले? रेंज क्या होता है? डेटा। उसके बाद क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया किस में लगाओगे? डबल कोट्स में, ठीक है। क्या क्राइटेरिया हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये ढूंढ के बताएगा 67 नंबर। वेरीफाई कराते हैं, यहाँ पे एक नंबर 34 है,
मैंने इसको 67 कर दिया तो ये बढ़ के 68 नहीं हो जाएगा क्योंकि नंबर 50 से बड़ा हो गया। यहाँ पे कोई डाउट? अब डबल क्राइटेरिया पे डाटा काउंट करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि उन नंबर को काउंट करो जो 50 से बड़े हैं 70 से छोटे, मतलब जो नंबर 50 और 70 के बीच में आता है, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। 50 और 70 के मतलब कहने का जो 50 से बड़े हैं 70 से छोटे हैं, एक रेंज बन जाएगी। तो आप यहाँ पर कंडीशन कितनी लगाएंगे? 2। तो 2 कंडीशन के केस में क्या लगेगा? काउंट इफ्स। पहले क्राइटेरिया के साथ चलिए आप। तो पहले क्या करो, पूरी रेंज ले लो जैसे नॉर्मली लगाते हो और अपना पहला क्राइटेरिया फिट कर लो। पहला क्राइटेरिया था ग्रेटर देन इक्वल टू 50, इतना करके छोड़ूंगा तो 68 आ जाएगा उत्तर, ठीक है। लेकिन मुझे दूसरे क्राइटेरिया के साथ भी तो जाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगा के फिर से रेंज सिलेक्ट करूंगा और दूसरी कंडीशन इसी में आगे कंटिन्यू कर दूंगा। लगा ली रेंज और यहाँ पे दूसरी कंडीशन फिट करेंगे। तो दूसरी कंडीशन हमारे केस में क्या बनेगी? लेस देन इक्वल टू 70। ये है सवाल, आ गया। अभी देखो उत्तर कितना आया। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये नंबर कितना है? 7 है। अगर मैं इस नंबर को 89 करता हूँ तो ये तो बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा। ये तो बढ़ेगा क्योंकि 50 से बड़ा होने पर बढ़ेगा, बट ये नहीं बढ़ेगा। देखो फर्क दिखा। लेकिन अगर मैं इस नंबर को पकड़ूं और इस नंबर को मैं 57 कर दूं तो दोनों बढ़ेंगे। इट्स वेरीफाइड। अगला हमारे पास फंक्शन आता है नेक्स्ट, जिसमें हम लोगों को ये पता करने का मौका मिलता है इस पूरे डाटा सेट में आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ये सिचुएशन अगर आएगी तो कैसे हैंडल करें। उसके लिए एक्सेल हमको एक फॉर्मूला प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है मोड सिंगल। आप ये पूरा डाटा सेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये अपने आप काउंट करके देगा, आपको दिमाग नहीं लगाना। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। आगे समझ में। अब कोई आपसे बोले कि काउंट करके बताओ कितनी बार हुआ है, इसको काउंट करके बताओ ये रिपीट कितनी बार हुआ है। तो फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ, ये हो गई रेंज, और जो नंबर आपको काउंट करके देखना है उसको यहीं से सिलेक्ट कर लो सीधा। ये इसको काउंट करके बताएगा ये नंबर 12 बार रिपीट हुआ। ये समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक सभी को? मल्टीपल जैसे हाईएस्ट वाला बताएगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा ना वही बताएगा। मल्टीपल अगर कोई नंबर ऐसा है जो, जैसे मान लेते हैं कोई एक ऐसा नंबर और भी है जो 12 बार आ रहा है, 2 नंबर हो सकते हैं ना जो 12 बार आ रहे हो, तो ये ढूंढा जा सकता है, इसको ढूंढ सकते हैं। ढूंढे अगर इसमें होगा तो बताएगा। जैसे इसने मेरे को बताया कि 2 एक ऐसा नंबर है जो 12 बार आ रहा है, क्या पता और भी एक ऐसा नंबर हो जो 12 दफा आ रहा हो, सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। तो उसको पता करने का तरीका क्या होता है, उसके लिए आप लगाएं मोड मल्टीपल, समझ गए। अब पूरी रेंज ले लें। अब मल्टीपल नंबर अगर होंगे तो बता देगा 1 2 3, तीनों ही नंबर मल्टीपल, मतलब ये तीनों के तीनों नंबर 12 बार आ रहे होंगे, चेक कर लें। यहाँ लगाया मैंने काउंट इफ, ठीक है। ये रेंज ले ली, रेंज को मैं लॉक कर दूंगा क्योंकि ड्रैग करने का खेल है। अब सामने से डाटा ले लूंगा, एंटर करूंगा, कितनी बार आ रहा है ये? 12 बार। बाकी के सभी नंबर भी देखना 12 बार। तो सिंगल से एक दिखा देगा, कोई सा भी उठा लेगा, इसकी प्रायोरिटी होगी। लेकिन मल्टीपल से वो नंबर अगर मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है तो बता देगा। समझ में आ गया? अपने आप को ऐसी तरीके से काबिलियत में बनाओ कि कोई आपसे रैंडमली कुछ भी पूछ ले ना, इंटरव्यू हो चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको पता हो जवाब कैसे देना। अगर समझ में, इतना पढ़ लो, इतना आपको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप पूछे तो सही सवाल। अगला हमारे पास सवाल आता है मिड वैल्यू कैसे निकालें। अगर इस डाटा को 2 बराबर भागों में बांटना है तो मुझे इसका मिड नंबर पता होना चाहिए, ताकि इसको 2 बराबर। एवरेज अलग चीज होती है, मिड वैल्यू अलग होती है। एवरेज इज डिफरेंट थिंग, एवरेज इज नॉट अ मिड वैल्यू, ठीक है। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास आंसर आएगा मीडियन, और मैंने यहाँ पर ये डाटा उठा लेना है, तो ये मुझे एक नंबर देगा। अब 2 टीम अगर मेरे पास है तो टीम 1 को मैं बोलूंगा कि 38.5 से छोटे नंबर सारे तुम्हारे उठा लो। दूसरी टीम को बोलूंगा 38.5 से बड़े नंबर सारे तुम्हारे उठा लो। जब वो दोनों नंबर को यहाँ से उठाएंगे, अगर ये टोटल नंबर 100 है तो दोनों टीम के पास 50-50 नंबर जाएंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपके ये सारे बेसिक फॉर्मूले खत्म हो जाते हैं। तो सवाल है
हाँ ठीक है, अगर आपको नेगेटिव नंबर चेक करने हैं, इसमें टोटल कितने नेगेटिव नंबर हैं, आप ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, सिर्फ आपको क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया क्या होगा आपके केस में, लेस देन 0। तो दो नंबर नेगेटिव है, सामने दिख रहे हैं, -2 -4। ठीक है, किसी भी एक नंबर को नेगेटिव बना के देख लीजिए, वो 3 हो जाएगा। डन। तो अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो उसमें पहला लॉजिकल फंक्शन हमारे पास आता है इफ एल्स। इसका यूज किया जाता है जब भी आपको किसी कंडीशन के आधार पे किसी चॉइस के साथ जाना है, तब हम लोग इफ एल्स लगाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये कुछ बच्चे हैं, इनके नंबर हैं, हम लोगों को उनकी ग्रेड प्रिंट करनी है। कंडीशन ये है कि अगर किसी बच्चे के नंबर 35 से कम है तो फेल आना चाहिए, अगर उसके नंबर 35 से ज़्यादा या उसके बराबर है तो पास आना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लॉजिक लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इफ की कंडीशन। हम यहाँ पे कंडीशन लेंगे, सामने वाला डाटा पिक करेंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू 35 से बड़ी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये ट्रू पाई जाती है, तो जो भी कोमा के बाद आप लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इस केस में हम पास लिखना चाहेंगे। अगर ये कंडीशन फेल पाई जाती है, तो ऑब्वियसली जो अब आप कोमा के बाद लिखेंगे वो प्रिंट होगा। तो उस केस में ऑब्वियसली हम फेल्ड लिखना चाहेंगे। ये समझ में आ गया, यही कॉन्सेप्ट होता है। कंडीशन लगाओ, कंडीशन का दो ही आंसर होगा, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फर्स्ट पैरामीटर रन होगा, और कंडीशन फेल हुई तो सेकंड पैरामीटर रन होगा। दैट्स ऑल। अभी आप रन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये जो कंडीशन है यहाँ पर ये फेल हो जाएगी, तो उत्तर फेल्ड आएगा। अब बाकी का उत्तर अपने आप आएगा, जस्ट आपको ट्राई करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स तब यूज करते हैं जब हमारे पास चॉइस ज़्यादा होती है। अभी जो हमने केस लिया था उसमें चॉइस हमारे पास दो ही थी, फेल या पास। इसमें चॉइस ज़्यादा है। मेरे पास यहाँ पर एक क्राइटेरिया है जिसमें मुझे ग्रेडिंग सिस्टम फिट करना है। अगर बच्चे का नंबर 35 से कम है तो सी ग्रेड, 60 से कम है तो बी ग्रेड, नहीं तो ए ग्रेड। ये मैं करूँगा, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपको 4 के लिए लगाना है। 35 से कम डी, सी, बी और ए। ठीक है, ये वाला मैं कर रहा हूँ। तो हम यहाँ लॉजिक लगाते हैं, ये सामने का डाटा लेंगे, कंडीशन देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू 35 से कम है तो क्या प्रिंट करना था, सी। अब देखो सी का काम खत्म हो गया, अभी कितने बच रहे हैं चॉइस, दो। जब तक दो चॉइस बचेंगी इफ कंटिन्यू रहेगा। अभी दो चॉइस बच रही है ना, तो यहाँ पे कॉमा लगा के फिर से इफ चेक करो। सामने का डाटा लिया, अगर इसकी वैल्यू 60 से कम है तो बी। अभी कितनी चॉइस बच रही है, तो सिंगल में डायरेक्ट लिख देते हैं एल्स पार्ट में, अब इफ नहीं लगेगा। अब आपको ये इफ पहला वाला बंद करना है, फिर दूसरा वाला बंद करना है। अभी आप एंटर कर दीजिए, यू गॉट एन आंसर। वेरीफाई कर लो, किसी भी एक डाटा को आपको उत्तर मिल जाएगा। ये मल्टीपल कंडीशंस ही तो हैं। ये रहा ना, ब्रैकेट के अंदर ही तो जा रहा है, उसी इफ के अंदर ही तो है, एल्स पार्ट में डाल दिया ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक टास्क है, ये कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं जो बिजली विभाग में यूज होती हैं, ये ओल्ड है, ये न्यू यूनिट है। टोटल यूनिट कंज्यूम जो है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। आपको यहाँ पर बिलिंग अमाउंट निकालना है। शर्त ये है कि अगर आपकी यूनिट कंज्यूम होती है 100 या उससे नीचे तो ₹2.5 पर यूनिट लगेगा, और 300 तक होती है 101 से तो ₹4.5 पर यूनिट लगेगा, 300 से ऊपर अगर जाती हैं तो 7.5 लगेगा। अभी आपकी जो यूनिट है वो 300 से ऊपर है, तो यहाँ पर जो बिजली का बिल आ रहा है आपका वो ₹7.5 यूनिट के हिसाब से आ रहा है। तो ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला फंक्शन जिसका नाम है एंड। ये क्या करता है, देखो ये एक लॉजिकल फंक्शन होता है जिसका काम होता है दो कंडीशंस के आधार पर डिसीजन लेना। ठीक है, अभी तक हमारे पास जो केस था उसमें एक ही कंडीशन थी, हम लोग को मार्क्स चेक करने थे बस। अभी यहाँ पर दो कंडीशन होंगी। केस समझो पहले, ये कस्टमर है, इन्होंने मॉल में जाके किसी ने शॉपिंग किया होगा, ये वो डे है, और जितने रुपए का शॉपिंग किया था यहाँ पे वो अमाउंट लिखा होगा है। हम लोगों को ये पता करना है कि इनमें से कौन कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने संडे को शॉपिंग किया था 5,000 से ज़्यादा का। तो इस बार हमको डे भी चेक करना है, अमाउंट भी चेक करना है, तो कंडीशन कितनी हो गई, जब दो कंडीशन हो जाती है तो क्या लगता है या तो एंड या हो।
एंड हमें तब लगाना है जब हम चाहते हैं दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों सेटिस्फाई। हमारे इस केस में कितनी सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन, दोनों। तो क्या लगेगा, हाँ, तो क्या लगेगा, एंड लगेगा। आप बस एंड लगा दीजिए। सो पहली कंडीशन हमने ले ली अमाउंट की, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, पहला काम हो गया। दूसरी कंडीशन कॉमा लगा के लगेगी। दूसरी कंडीशन है ये डे पकड़ो और इसको कंपेयर कर लो, इट शुड बी इक्वल टू संडे। अगर दोनों सेटिस्फाई होंगे तो उत्तर ट्रू आएगा, अभी दोनों सेटिस्फाई नहीं है, उत्तर फॉल्स आएगा। तो ये बदले में आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू का मतलब मिल गया डाटा, फॉल्स का मतलब नहीं मिला। जहां पे ट्रू होगा वो मिल गया। समझ में आ गया। अब और कहाँ लगता है, और वहां लगता है जहां पर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए। जैसा आपको बोला गया, इस बार वो डाटा निकालो जिन्होंने शॉपिंग संडे को किया है, ठीक है, और साथ में उनका भी डाटा निकालो जिन्होंने शॉपिंग 5000 से ज्यादा का किया है। तो इसका मतलब मुझे संडे का डाटा चाहिए, चाहे शॉपिंग कितने का भी किया हो। मुझे वो डाटा भी चाहिए जिन्होंने शॉपिंग 5000 से ज्यादा का किया, भले किसी भी दिन किया हो। तो दोनों में से कोई भी ट्रू होने पर डाटा आना चाहिए। तो क्या लगेगा, और लगेगा। सेम सब कुछ वैसे ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज होगा बस। अब आप देख सकते हैं संडे की वजह से ट्रू आ रहा है, ये भी संडे की वजह से ट्रू आया, और नीचे वाला फॉल्स आएगा, इसके नीचे वाला भी फॉल्स ही आएगा, बट इसके नीचे वाला ट्रू आएगा अमाउंट की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है सम इफ। सम इफ एक तरह का कंडीशनली टोटल होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास डाटा सेट है, मुझे क्या करना है कि इसमें क्वांटिटी को टोटल करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं जिस भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डालूंगा उसी की क्वांटिटी का टोटल आना चाहिए। अगर मैंने लैपटॉप लिखा है तो लैपटॉप का टोटल आना चाहिए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला सम लगाते हैं, नॉर्मली लगाते हैं, लेकिन मैं सम कंडीशन के आधार पे करूंगा तो मैं यहाँ लगाऊंगा सम इफ। ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, रेंज पूछ रहा है, रेंज मतलब ये डाटा, उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब ये, उसमें यही ढूंढोगे हम। उसके बाद पूछ रहा है सम रेंज, यानी वो रेंज जिसमें टोटल होगा, तो टोटल तो आपका यहीं पे होगा, तभी आप एंटर कीजिए, ये बटन आंसर। लैपटॉप 8 है, आप चेक कर लीजिए, 3 तो ये रहे और 5 ये रहे। मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे माउस लिखा, तो माउस टोटल 17 है, 14 तो ये रहे और 3 ये रहे, 17। ये होता है कंडीशनल टोटल। अगला हमारे पास आता है सम इफ्स। इसका यूज तब करते हैं जब दो कंडीशन के आधार पे टोटल करना। अभी तक हम निकाल रहे थे जिनका प्रोडक्ट है उनका टोटल, लेकिन इस बार हमें निकालना है कि प्रोडक्ट के साथ ब्रांड भी चेक होना चाहिए। अब ये टोटल उसी का निकाल के देगा जो कि मोबाइल सोनी ब्रांड के होंगे। अगर मैं यहाँ पर ब्रांड चेंज कर देता हूँ एलजी, तो एलजी के मोबाइल 9 है। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज कर देता हूँ एलजी के लैपटॉप, तो एलजी का लैपटॉप 7 है। तो दोनों के आधार पर डाटा चल रहा है। तो यहाँ क्या लगेगा, देखो, जब कंडीशंस एक से ज्यादा होती हैं उसके आधार पर डाटा निकालना हो तो सम इफ्स, जैसे काउंट इफ्स था ऐसे सम इफ्स। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सम रेंज, तो सम रेंज होती है ये वाली। दूसरा पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। अगर हमारा पहला क्राइटेरिया प्रोडक्ट है तो सबसे पहले वो रेंज पिक करने के लिए बोल रहा है और फिर क्राइटेरिया पिक करने के लिए बोल रहा है। ऐसा ही दूसरे वाले केस में करो, यानी कि ब्रांड की पहले आप रेंज लो और फिर ब्रांड लो। अगर ऐसे ही कल को और भी डाटा होता, सिटी होती, स्टेट होती, ले लेते। अब है नहीं, अभी बंद करेंगे और फिनिश करेंगे इसको। एलजी के लैपटॉप्स आते हैं, चेक करिए, 7 ही है ना, ऊपर आ रहा है। अब मैं एलजी की जगह सोनी लिख लेता हूँ बस, तो सोनी के लैपटॉप 9 बता रहे हैं, 2 ये रहे, 7 ये रहे। तो यहाँ पर आपके खत्म होते हैं काउंट इफ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको पिछले वाले केस में। तो लॉजिकल फंक्शन से खत्म होते हैं। आप लोग कंफर्म करो, सब समझ आ रहा है यहाँ तक, कोई पूछना है कुछ? तो देखो, मैं ये शीट आपको शेयर करूंगा, जितने भी टेक्स्ट फंक्शंस थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपके कोर्स में ये सारे फंक्शंस 10-12 फंक्शंस हैं ये। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बनाए हुए हैं, पहले में मैंने फंक्शन का नाम लिखा हुआ है और ये क्या काम करता है वो बताया हुआ है, और उसका एग्जाम्पल मैंने येलो कलर की पट्टी पे साफ लिखा हुआ है ताकि आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकें, देख सकें। हमारे पहले फंक्शन का नाम है यहाँ पर, इसका काम होता है टेक्स्ट को कैपिटल केस में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुमार गौरव सभी लेटर स्मॉल है, यहाँ देख सकते हैं कैपिटल बन गए। तो फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा अपर, और जो भी टेक्स्ट आप उसको देंगे वो उसको कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देता है।
लोअर का काम होता है छोटा करना। सामने देखिए डाटा कंप्यूटर कैपिटल अक्षर में है, अगर छोटा आपको करना है इसे तो लोअर यूज करें। अगला फंक्शन प्रॉपर है। ये पहले जो वर्ड होता है ना, जो भी लाइन आप लिखते हैं उसमें हर वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल करता है। हर वर्ड के पहले अक्षर को क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास सामने नाम लिखा हुआ है राम सिंह, तो मैं यहाँ पर फंक्शन लगा दूंगा प्रॉपर। अब जैसे ही मैं इसको ये डाटा दूंगा, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, नहीं राम का आर बड़ा हो जाएगा, सिंह का एस बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है लेफ्ट। इसका काम होता है लेफ्ट साइड से डाटा निकाल के देना। जैसे श्याम लिखा हुआ है, मुझे उसका फर्स्ट नेम प्राप्त करना है, तो श्याम के फर्स्ट नेम में 4 अक्षर है, तो मैं लेफ्ट साइड से 4 अक्षर उठाऊंगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा लेफ्ट, टेक्स्ट ले लूंगा ये वाला और इसके अक्षर उठाऊंगा 4। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है राइट। राइट के केस में क्या होता है कि हमको हमारे डाटा का 4 अक्षर उठा के देता है राइट साइड से। कितना अक्षर उठा के देता है राइट साइड से, 4 अक्षर उठा के देता है। जैसे इसका सरनेम मेरे को लेना है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट, ये मैंने लिखा है यहाँ पर राइट, ठीक है। राइट लिखने के बाद यहाँ से मैंने टेक्स्ट ले लिया, कितने लेने अक्षर, 5, स्ट्रिंग में 5 अक्षर है, सो आई जस्ट पुट एट हियर 5, सो यू गॉट अ लॉजिक। लॉजिक लॉजिक समझ रहे हो? फंक्शन ये रहेंगे, उसमें क्या लगेगा, लॉजिक। हाँ, स्पेस को ढूंढेंगे, स्पेस का लॉजिक लगा के देन फाइंड आउट करेंगे। अगला हमारे पास आता है मिड। मिड का काम होता है डाटा को बीच में से उठाना। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, मुझे कंप्यूटर में से पीयूटी पुट उठाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला मिड। टेक्स्ट हो गया ये वाला, ठीक है। पीयूटी पुट सबसे पहले क्या पूछ रहा है, स्टार्टिंग नंबर, तो मेरे को पी से शुरू करना है, तो पी की पोजीशन काउंट कर लो 4, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख लूंगा। और कितने अक्षर उठाने, देखो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, मुझे 3 अक्षर उठाने, 3 लिख दूंगा, क्या आ गया, पुट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है सब्स्टिट्यूट। इसका काम होता है रिप्लेस द ओल्ड वर्ड विद द न्यू वर्ड। कोई भी लाइन अगर आपके पास है, पुराने वर्ड को नए वर्ड में बदलने की ताकत रखता है। जैसे मेरे पास एक लाइन लिखी हुई है, कंप्यूटर मशीन इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पर मैं मशीन को गैजेट बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मशीन की रिप्लेसमेंट गैजेट के साथ हो जाए, तो फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट। टेक्स्ट हम उठा लेंगे ये वाला, इसमें जो टेक्स्ट आपको बदलना है पहले वो लिखें। जैसे कि मैं मशीन बदलना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मशीन, ऐसे। और उसको जिसमें बदलना चाहते हैं वो नया वाला वर्ड बता दें, तो नया वाला वर्ड हमने बता दिया यहाँ पर गैजेट, गैजेट्स। अभी एंटर करोगे चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है रिपीट। इसका यूज करते हैं कोई भी टेक्स्ट रिपीट करने के लिए। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे स्टार लिखना है 50 बार, तो ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, ऐसे करके लिख भी दोगे तो दूसरी पार्टी को भरोसा नहीं होगा, वो भी काउंट करने बैठेगा, भरोसा थोड़ी ना। जी, सब आंसर दे दिया, आप सुनो मेरी बात, सबको कर देगा, एक को नहीं करेगा, सबको कर देगा। किसी एक को करना है तो मिड फंक्शन से रिप्लेस मारो उसको, जो भी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपीट। रिपीट में कोई भी टेक्स्ट आप रिपीट कर सकते हैं, जैसे स्टार का अभी तरीका बताया, तो लिखने का तरीका क्या होता है, आप लिखे रिपीट, क्या चीज रिपीट करनी है वो यहाँ पे उतारते हैं, स्टार रिपीट करना है, कितनी बार रिपीट करना है, यहाँ लिखो ना 50। अब ये 50 है, कंफर्म नहीं करेगा वो, भरोसा है उसे, आप भी नहीं करोगे, आपको इतना भरोसा है, पता है। लेकिन मैं स्टार स्टार लगा था, आपको पता है मैंने 50 लिखा, मैं कहता मैंने लिख दिया 50, जाओ, भरोसा हो रहा है, मैंने कह रहा हूँ मैं 70 लिखे हैं, हो रहा है भरोसा, लाइक दिस। तो उसमें आप एक एग्जैक्ट नंबर प्रिंट करा सकते हो, उसमें टाइम बचता है और उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है कॉन्कैटिनेट। इसमें 2 टेक्स्ट आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर कॉन्कैटिनेट। तो पहला टेक्स्ट हो गया आपके पास राम, अब बीच में स्पेस अपने आप से ऐड कर दो, और लास्ट हो गया यादव, बन गया। अगर कोई कहता है कि इसको प्रॉपर केस में लिखो, तो जो भी कुछ लॉजिक आपने लगाया इसको प्रॉपर में डाल दो। फंक्शन में फंक्शन तो लगे जाते हैं, जो भी आंसर बना था वो वैसे बन गया, ठीक है। कोई बोले कि भैया यादव को कैपिटल लिखना था, तो यादव यही तो है, इसी इसी को बोलते हैं बेटा जुगाड़। अभी तुम बोल रहे थे ना लॉजिक, क्या नाम था, कपिल, वो कैसे होगा, ये जुगाड़ नहीं हो रहा, ये अपर कर दो इसको, तो ये क्या हो गया, वहां पे कैपिटल में आएगा,
ठीक है, क्या लिख दिया मैंने वहां पर, अपर प्रॉपर कर दिया ना इसने इसको। ठीक है, तो प्रॉपर को यहाँ से हटा दूंगा मैं। इसका प्रॉपर बना दूंगा। ये क्या बन रहा है, इसी को कहते हैं बेटा जुगाड़, इसी को कहते हैं लॉजिक। और क्या होता है लॉजिक। अब बताओ, इस तरह का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारे पास एक्सेल में, जुगाड़ लगा लगा बना दिया, देखो ऐसा फंक्शन। ठीक है, पहला अक्षर प्रॉपर हो गया, दूसरा अक्षर कैपिटल हो गया, you can do this। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है लेंथ। लेंथ में नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं। आप ये टेक्स्ट देंगे, नंबर ऑफ लेटर काउंट कर देगा, आंसर आ गया 4। स्पेस को भी काउंट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है फाइंड। इसकी हेल्प से आप किसी भी लेटर की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है टी, और किस में फाइंड करना है, कंप्यूटर में, तो ढूंढ के बताएगा कहाँ पर है, छठी पोजीशन। जो भी चीज आप लिखेंगे बता देगा, ई लिखोगे तो ई का बता देगा। लेकिन अगर आप ऐसा लेटर ढूंढते हो जिसमें नहीं है, एरर आ जाएगा। एक्सेल के अंदर जो भी एरर होते हैं वो हैश से शुरू होते हैं, हैश आ जाए ना कहीं तो समझना एरर आ गया। हम चाहते हैं कि एरर की जगह पर मैसेज आना चाहिए, एरर आएगा तो गलत लगता है। आप चाहते हैं एरर की जगह पर मैसेज आ जाए, एरर को हैंडल करना चाहते हैं, तो आप अपने इस पूरे फॉर्मूले को एक फंक्शन में बंद कर देना, उसका नाम होता है इफ एरर। ये फंक्शन क्या करता है, अगर आपके फॉर्मूले में कभी एरर आ गया तो ये उसको बाईपास कर देगा और आपका कस्टम मैसेज प्रिंट करेगा, जो आप यहाँ कॉमा के बाद लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉमा के बाद ऐसे डेड डैश लगा के छोड़ देता हूँ। इसका मतलब अब एक्सेल में जो एरर आता था वो प्रिंट होने की बजाय डैश प्रिंट होगा। अगर आप कोई डाटा ढूंढ लेते हैं जो मौजूद है तो ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मूले में एरर आ गया तो डैश, एरर बाईपास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है ट्रिम। इसका काम होता है अननेसेसरी स्पेस को खत्म करना। जैसे यहाँ पर ये डाटा लिखा हुआ है, बेकार का स्पेस आगे पीछे है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं फंक्शन ट्रिम लगा सकता हूँ। अब ये इस डाटा को एकदम क्लीन करके मुझे दे देगा। कर लो, कर लो, यहाँ पे प्रॉपर लगा, कहीं मर्जी लगा लो, आपकी कॉल है तो। ठीक, जहाँ से भी लॉजिक फिट होता है। अब यहाँ पर कुछ सवाल है आप लोगों के लिए, इनको करना है बैठ के, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ, ठीक है, मेरे साइड से हुआ बट आप लोग बैठ के करना। पहला सवाल यही है जो तुम लोग ने पूछा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग कैसे करोगे। अब किसी व्यक्ति के फर्स्ट नेम में कितने अक्षर है, किसी में कम है, तो कैसे करोगे, लगाओ इसमें दिमाग। ठीक है, यही तो सीखना है तुमको, करना क्या है। फाइनल। दूसरा सवाल, यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह दे दी गई है आपको, यूजर का नाम और डोमेन अलग करना है। एट द रेट से लेफ्ट हैंड साइड का जो भी डाटा है वो यूजर का नाम है, यानी यहाँ पर आना चाहिए सुमित अत्री। एट द रेट के बाद जो लिखा हुआ डोमेन है, यहाँ पे आना चाहिए rediffmail.com। ये काम सभी में करना है। करना है ऐसे कि एक बार निकाल लो तो ड्रैग करके सभी का निकलना चाहिए। हमने रैंक ऐसे ही निकाला था, याद आया कुछ, जो भी फॉर्मूला हम निकालते थे ऐसे ही निकालते थे ड्रैग करके। टास्क नंबर 3, यहाँ पर आपके पास एक मैसेज दे दिया गया, पाइथन इज अ डाटा साइंस कोर्स। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं। कंडीशन ये है कि स्पेस काउंट नहीं होना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो फंक्शन आपको सिखाया था वो स्पेस को काउंट कर रहा था। अब लेटर काउंट करो, स्पेस काउंट नहीं होना चाहिए, क्या लगेगा, लॉजिक। ठीक है, दिमाग लगाना। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं, इन कोड में नंबर छुपे हुए हैं, जो भी नंबर इनमें छुपे हुए हैं वो प्रिंट करके लाने हैं। ठीक है, यही नंबर छुपे हुए हैं ना, तो उनको निकाल के दिखाओ कैसे आएंगे। तो यहाँ पर ये चारों टास्क कंप्लीट होते हैं। टास्क समझ में आ गई, फॉर्मूले समझ में आ गए, कुछ पूछना है, पूछना है कि नहीं पूछना है। अरे ये डाटा है, इसमें नंबर छुपा हुआ है, क्या नंबर है वो निकाल के लाना है। जो मैंने फंक्शन सिखाया है ना, इनके अलावा एक चुन्नू भी यूज नहीं होगा कुछ भी, इन्हीं फंक्शंस का यूज होगा। समझ में आ गया, कुछ भी बाहर से यूज नहीं होगा। अब जिन जो बुद्धि लगाएगा वो कर लेगा। अब मैं आ रहा हूँ स्क्रीन पे।